जय हिंद प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम आपको ये जो पेपर हुआ था एसएससी सीपीओ 27 जून 2024 को, है ना, उसकी आज चौथी वीडियो आपको आज दिखाने जा रहे हैं। आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। समझ लेते हैं इसका प्रश्न नंबर 31। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ बर्ड्स। मीन्स इसका मतलब होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक लाइन के लिए या कुछ शब्दों के लिए जब एक शब्द से हम काम चला लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस तरह से है कुछ। अ सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दीज कन्वीनियंट फीचर्स। कोई समाज या कंपनी जब इन विशेषताओं को उपलब्ध कराता है, इन सुविधाओं को प्रदान करता है, तो उसको क्या कहेंगे। इसके चार ऑप्शन इन्होंने बताए हैं: एमिनिटीज़, सिस्टम, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटेट। तो भाई कंपनी या सोसाइटी जो हमें प्रोवाइड कराती है किसी चीज़ की फीचर्स, तो वे एमिनिटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप की सुविधाएं होती हैं। तो इसलिए हमारे ये सिस्टम, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा, ये भी ठीक नहीं होगा, इक्विपमेंट भी, फैसिलिटेट भी ठीक नहीं है। और हमारा ऑप्शन नंबर ए एमिनिटीज़ विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। दिए गए ईडियम का, मुहावरे का जो सबसे सुटेबल उचित अर्थ है वो हमें टिक करना है। पहले ईडियम पढ़ लेते हैं। ईडियम कौन सा है भाई? बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है हिंदी में कि छलांग लगा करके सीमा को लांघ जाना। मतलब बहुत तेज़ी से जब कोई हम काम करते हैं, है ना, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो हम तुरंत उस चीज़ को कर लेते हैं। तो इसके चार ऑप्शन कौन से हैं जानेंगे। नॉर्मली मीन्स सामान्य तौर पर, स्लोली धीरे धीरे, अननोइंगली अनजाने से, या रैपिडली या बहुत तेज़ी से, मतलब स्पीडली या रैपिडली जो हम इसको जान रहे हैं। तो इस ईडियम का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में देख लेंगे भाई। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में जो अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए हमें उसके सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड छांटना है। कौन सा हो सकता है? तो जानेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे और उस अंडरलाइन वर्ड को भी जानेंगे जो उसमें लिखा हुआ है। अ गुड क्रिटिक, एक अच्छे आलोचक को, शुड ऑल्सो बी होना चाहिए, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, ऑफ ग्रेट कैंड्योर मीन्स एक महान खरापन वाला, मतलब उसका स्पष्टवादिता हो, वो खुद भी ईमानदार हो, अच्छी उसका स्टेटस हो, प्रेस्टीजियस पर्सन हो, तभी तो कोई किसी की आलोचना कर सकता है। अगर उसी के अंदर कमी हो और वो दूसरे की आलोचना कर रहा तो उसे क्या अधिकार दूसरे की आलोचना करने का। तो ये है इसका सेंस। तो जानेंगे भाई। ए में है विल। विल मीन्स इच्छा होती है। और पावर, पावर मीन्स होती है शक्ति। रिजोल्यूशन मीन्स होता है किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना, हल ढूंढना, हल निकालना। तो और ऑनेस्टी होता है ईमानदारी। तो वह व्यक्ति जो दूसरों की क्रिटिक आलोचना करेगा वो खुद भी ईमानदार होना चाहिए ना। कैंड्योर का मतलब होता है ऑनेस्टी। कैंड्योर, ग्रेट कैंड्योर, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑनेस्टी, अब मैंने आपको बताया, चारों के ऑप्शन बता दिए हैं। और इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा राइट है वो हो जाएगा हमारा ऑनेस्टी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्लियर इसका आंसर है भाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति दूसरे की आलोचना करे तभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 34, देयर इज अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ए, बी, सी एंड डी। एक वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है और उसमें एक भाग में कहीं ना कहीं कोई एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। तो वही हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में कमी है या मिस्टेक है। तो अब देखिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ। यू लाइक हर, तुम उसे पसंद करते हो। बिकॉज, क्योंकि सी हैज़ अ जनरस नेचर, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो बड़ा उदार है ना, दयावान है। तो दैट्स वाई यू लाइक हर, इसीलिए तुम उसको पसंद करते हो। तो देखिए भाई, इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि जब हमने टेंस पढ़े होंगे आपने, तो सिंपल प्रेजेंट
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये पढ़े होंगे। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यूज़ किया है इन्होंने फर्स्ट पार्ट में, आई एम अंडरस्टैंडिंग में समझ रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, ऐसे ही चल जाएगा काम। तो आई अंडरस्टैंड यू लाइक हर बिकॉज शी हैज़ अ जनरस नेचर। इस तरह से वाक्य आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यू लाइक हर, तुम उसे पसंद करते हो, ये तो ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। और बिकॉज शी हैज़, क्योंकि वह रखती है, ये भी ठीक है। अ जनरस नेचर, एक उदार स्वभाव, उदार व्यक्तित्व, ये भी ठीक है। बट यहाँ आई एम अंडरस्टैंडिंग ये रॉन्ग है, यहाँ होना चाहिए आई अंडरस्टैंड, नॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो देयर इज एरर इन द ए पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो दैट्स वाई आपका ये ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 words are underlined, out of which 1 word is misspelled. Select the misspelled word. मतलब निम्नलिखित वाक्य में 4 शब्दों के नीचे लाइन खींची हुई है, 4 शब्द रेखांकित हैं, आउट ऑफ विच, जिनमें से 1 word, एक शब्द इज मिसस्पेल्ड, गलत स्पेलिंग का है। तो सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो उसी शब्द को सिलेक्ट करना है कि जिसकी स्पेलिंग गलत है। कौन सा ऐसा शब्द है इन चारों में से जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है? तो देख लेते हैं। जो अंडरलाइन वर्ड्स हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में वही हमारे चारों शब्द हैं। वैसे पूरा सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं हम एक बार। द शेड्यूल फॉलोड बाय माई सिस्टर अल्टीमेटली लीड्स टू स्ट्रेस एंड अदर एडवर्स इफेक्ट। जो शेड्यूल मेरी सिस्टर ने बनाया है वो आखिरकार ऐसा है कि स्ट्रेस को लीड करता है, उससे स्ट्रेस होती है, तनाव आता है दिमाग में, एंड अदर एडवर्स इफेक्ट, और दूसरे जो है हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं बॉडी पर। उस तरह का शेड्यूल उसने बनाया है मेरी बहन ने। तो देखते हैं 4 वर्ड्स कौन से हैं जिनकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। एक तो शेड्यूल होता है, एक प्लान होता है, एक लेसन प्लान होता है उस तरह का जो हम बनाते हैं, मतलब योजना बनाते हैं किसी चीज़ की, दैट इज शेड्यूल, टाइम प्लानिंग कहते हैं जिसको। और फॉलोड का मतलब होता है उसको अपनाना, उसका अनुसरण करना। 2 वर्ड हो गए भाई। तीसरा वर्ड होता है अल्टीमेटली, मतलब आखिरकार, अंततः, ठीक है, इन द लॉन्ग रन। और एडवर्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप का, अलग अलग प्रकार का। तो यहाँ पर फॉलोड की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, FOLLOWED। और अल्टीमेटली की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ULTIMATELY। और एडवर्स की स्पेलिंग भी करेक्ट है बिल्कुल, ADVERSE। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि शेड्यूल की स्पेलिंग में मिस्टेक है। भाई शेड्यूल की स्पेलिंग होती है SCHEDULE, यहाँ पर सी नहीं लिखा हुआ शेड्यूल में, इसलिए शेड्यूल की स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि भाई शेड्यूल की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है आपकी। तो शेड्यूल वाले जो ए ऑप्शन है वो उस पर आपको टिक लगाना था। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि फाइंड आउट द एरर मीन्स गलती का पता कीजिए निम्नलिखित वाक्य में कौन से ऑप्शन में गलती है। तो एक वाक्य के जहाँ 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, पहले वाक्य को, सेंटेंस को पढ़ लेते हैं भाई। सिंस हिज सन हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, क्योंकि उसके बेटे ने अभी तक 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है, इसलिए ही वॉज रिलक्टेंट, वह अनिच्छुक था, ठीक है, टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड, अपने बेटे की मांग की पूर्ति करने के लिए। और उसके बेटे ने मांग क्या की थी भाई? मांग की थी ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक, एक मोटरसाइकिल दिलाने की। तो चूंकि भाई अभी 18 साल की उम्र पूरी नहीं की, बालिग नहीं हुआ, तो अभी क्यों दिला दे उसको मोटर बाइक? नहीं ना। तो इसमें देखना है हमें कि मिस्टेक कहाँ है। इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ए में लिखा हुआ है ही वॉज रिलक्टेंट, वह अनिच्छुक था। दूसरा ऑप्शन है ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक, एक मोटरसाइकिल प्राप्त करने के लिए। और तीसरा है नो एरर। भाई देखने से लग रहा हो, कभी 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद लग रहा हो कि कोई कमी नहीं है, तो नो एरर पर भी लगा सकता है बच्चा, लेकिन यहाँ नहीं है ये सही। डी वाला देख लेते हैं, टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड, अपने बेटे की मांगे की पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ मिस्टेक है कहाँ। सेंटेंस पढ़ने से पता लग रहा है हमें कि सिंस हिज सन हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, प्रेजेंट परफेक्ट
का ये सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये वाक्य कि उसके बेटे ने अभी तक 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है। तो जब प्रेजेंट में है तो यहाँ पर पास्ट क्यों है भाई? ऑप्शन नंबर ए में ही वॉज रिलेक्टेंट क्यों है? ही इज रिलेक्टेंट होना चाहिए ना। अगर ही इज रिलेक्टेंट होता तो बिल्कुल सही होता ना सेंटेंस। इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें ही मिस्टेक है। बाकी हमारा ये 3 बी, सी और डी ठीक हैं। इसलिए आपको वही टिक करना था ए ऑप्शन पर। इट विल बी योर करेक्ट आंसर। भाई आपके लिए प्रश्न नंबर 37 क्वेश्चन में देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मीन्स कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना, उसको कहते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना। तो अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, ये है वर्ड ग्रुप। तो इसका मीनिंग होता है अ प्रोफेशनल राइडर, मतलब एक जिसका पेशा ही घुड़सवारी करने का हो तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, घुड़दौड़ में। ठीक है, जब कोई इनाम रख के रेस होती है घोड़ों की उसमें, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इस पूरे मतलब वाक्यांश के लिए एक ऐसा शब्द लिखें जो पूरे वाक्यांश को रिप्लेस कर सके, इसके स्थान पर आ सके। तो उसको क्या कहेंगे भाई? देखिए, साउथ पा, साउथ पा होती है जैसे कि खब्बा टाइप होती है, कीचड़ होती है, उसमें खप जाते हैं। तो ये तो है नहीं उसका भाई ऑप्शन। अब बी में है स्टंटमैन, स्टंटमैन भी नहीं कह सकते उसको, जो घुड़सवारी करता है या घोड़ों की रेस में आगे निकलना चाहता है। स्टंटमैन तो उसको इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जो मोटर बाइक वाले करते हैं स्टंट, तो बॉलीवुड में करते हैं, है ना, बहुत सारे हीरो करते हैं, तो घुड़सवारी वाला नहीं करता उस तरह से। अब देखिए, जोकी एक ऐसा वर्ड है, जोकी ही एक ऐसा वर्ड है जो कि घुड़सवार के लिए आता है। ऐसा घुड़सवार जो कि घुड़दौड़ में सबसे आगे निकलने वाला हो, जैसे कि महाराणा प्रताप, चेतक जो उनका घोड़ा था उस पर बैठकर जब चलते थे तो सबसे आगे होते थे। और डी वाला है बैट्समैन। बैट्समैन का मतलब होता है क्रिकेट वाला बैट्समैन, तो यहाँ उसका तो कोई मतलब बैठता ही नहीं है, बैट्समैन तो होगा ही नहीं ऑप्शन सही। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, जोकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, 38वां प्रश्न देख लें भाई। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो शब्द सेलेक्ट कीजिए जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक हो, कमी हो। तो जान लेते हैं, इन 4 शब्दों को पढ़ लेते हैं, कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा शब्द क्या है, क्या उसका मीनिंग है और क्या उसकी स्पेलिंग है, जान लेते हैं। ओकेजन, ओकेजन होता है कोई अवसर होता है, ठीक है भाई। तो इसमें ये ओकेजन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है यहाँ। और बी वाले ऑप्शन में है एटिक्वेट। एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार, ठीक है, मॉरलिटीज़। नाउ रेशनलाइजेशन, तर्क संगतवाद, ये रेशनलाइजेशन भी ठीक है। और इलोपमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पलायन कर जाना, ठीक है, मतलब लुप्त हो जाना, कहीं चले जाना। तो इसलिए हम देख रहे हैं, मैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरे विचार से जो है ना, एटिक्वेट की स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ डबल टी होना चाहिए आगे भी, ETTIQUE एटिक्वेट में डबल टी होता है आगे भी। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर डबल टी कर दें तो ये सही हो जाएगा, इसलिए ये मिसस्पेल्ड वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। भाई आपके लिए प्रश्न नंबर 39, 39 प्रश्न है। देखिए उसमें एरर है, एरर फाइंड आउट करनी है हमें। जो एक सेंटेंस है उसमें उसके 4 सेगमेंट, 4 उसके उपखंड किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं जानेंगे। द प्रीकेरियस केस ऑफ जुवेलाइन, द प्रीकेरियस का मतलब अनिश्चित केस, इस तरह का केस ऑफ जुवेलाइन का मतलब होता है किशोर, जो किशोर होते हैं ना, टीनेजर को किशोर बोलते हैं। 13 ईयर से 18, 19 ईयर तक के बच्चों को टीनेजर्स बोलते हैं, तो उनको जुवेलाइन बोला जाता है यहाँ पे। तो किशोर से संबंधित जो केस था, अनिश्चित केस था, डिलिक्वेंसी अगेंस्ट हिम, जो कि उसके विरुद्ध अपराध को लागू किया गया था, इशू करा गया था इशू, तो वॉज डिसमिस्ड बाय द जूरी, जूरी के द्वारा उसको डिसमिस कर दिया गया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है जूरी इन द फर्स्ट हियरिंग, पहली सुनवाई में ही। भाई पहली सुनवाई में ही जो जज बैठे थे वहाँ पे, तो जो किशोर से संबंधित केस था, अनिश्चित केस था, और उसके विरुद्ध जो अपराध उन्होंने लगाया था, बताया था कि उसको उसने सुनने के बाद पहली सुनवाई उसको निरस्त कर दिया, अर्थात इसका मतलब बरी कर दिया उस किशोर को जिसको वो पनिशमेंट मिलने वाला था। तो जानेंगे भाई
4 हिस्से हैं इसके। प्रीकेरियस केस ऑफ जुवेनाइल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एरर देखनी है कौन से, उस एरर कौन से वाले में है भाई। तो द प्रीकेरियस केस ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध जो उन्होंने अपराध लगाया था, डिसमिस्ड वॉज डिसमिस्ड बाय द ज्यूरी इन द फर्स्ट हियरिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डिलिक्वेंसी अगेंस्ट हिम है, तो इसमें यहाँ पर कमी है भाई कि डिलिक्वेंसी फॉर हिम ये आना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये आपका ये सही है, बाकी 3 ऑप्शन आपके ये ठीक है, इनमें कोई कमी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 फॉर यू। द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट दैट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस कौन सा है दिया हुआ वो जानेंगे हम। द रेफरेंस डिक्लेयर्ड, वह संदर्भ जो जिसने डिक्लेयर किया, घोषित किया या घोषणा की गई, उस संदर्भ के तहत किस बात की भाई, दैट द पार्टिसिपेंट, की जो भागीदार हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, है ना, तो हु विल स्कोर, जो सबसे ज़्यादा क्या हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करेगा, सबसे ज़्यादा पॉइंट हासिल करेगा उसमें, इन द टैली, टैली के अंदर, टैली होता है जो कोई कंप्यूटर कोर्स होता है ना, टैली वो होता है, विल टेक अवे द कैश प्राइज, तो वही व्यक्ति जो है कैश प्राइज ले जाएगा। कितने का भाई, ऑफ 50 लाख, 50 लाख का कैश प्राइज ले जाएगा। तो इसमें हमें देखना है कि जब हम 2 सेंटेंस देखते हैं और मतलब 2 उपवाक्य होते हैं, 2 मतलब छोटे छोटे 2 वाक्य होते हैं, और उसमें जो है कि जो सबसे ज़्यादा पॉइंट हासिल करेगा वो 50 लाख का कैश ले जाएगा। दोनों तरफ गा मतलब देख रहे हैं फ्यूचर टेंस आ रहा है दोनों साइड में। तो भाई इसमें यहाँ पर होना चाहिए कि हु स्कोर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए पहला हिस्सा इसका, और दूसरा हिस्सा इसका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए, जो कि दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया हुआ है, विल टेक, ठीक है। ये विल टेक अवे ये करेक्ट है, विल टेक अवे, बट यहाँ पर ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है। तो इसके प्लस पर हमें करना चाहिए, हमें कहना चाहिए हु स्कोर्स। तो देखेंगे इसमें कि हु कुड स्कोर, ऑप्शन नंबर ए ये सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। दूसरा है हु सेटल्स स्कोर्स, ये भी सही है, इसमें भी कोई वो नहीं है। तो ये हु स्कोर्स, जो जैसा कि मैंने भी आपको बताया था भाई कि ये यहाँ पर प्रेजेंट के हिसाब से, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ई एस वाला वर्ड आना चाहिए यहाँ, तो ये आपका सही है। इसके प्लेस पर अगर ये हो जाए सी वाला ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हु कैन स्कोर ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये जो हमने आपके लिए चौथी वीडियो आज दिखाई है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको हमने एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं, तो ये सारे प्रश्न न केवल एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, बल्कि और भी इससे रिलेटेड जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हैं, उसमें अंग्रेजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ये उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे बाद में जो हम अगली वीडियो डालेंगे तो वो हम टॉपिक वाइज इंग्लिश का जो सिलेबस जो एसएससी में आता है मेन इम्पोर्टेंट, तो उसको टॉपिक वाइज हम आपके सामने वीडियो भेजेंगे, उसको आप देखेंगे, और हम समझते हैं कि आपको पूर्ण लाभ उसका मिलेगा। और अगली वीडियो का आप वेट करें, हम आपके लिए भेजेंगे, और आप अगर आपको अच्छी लगती है हमारी वीडियो तो लाइक करें और मतलब सब्सक्राइब करें। थैंक यू।